नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। देश में अंग्रेजों के समय से कानूनों के आधार पर ही आपराधिक व्यवस्था का ढांचा बना हुआ था, जो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी अभी तक जारी है। मोदी सरकार ने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसके लिहाज से आज का दिन मील का पत्थर कहा जा सकता है। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह मोदी सरकार ने 3 नए कानून लेकर आई है, जिसे आज लोकसभा से पास कर दिया गया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता के रूप में सरकार ये नए कानून लेकर आई है। क्या है ये बड़े बदलाव और इन बदलाव से क्या कुछ इसके मायने हैं, इस विषय पे करेंगे हम विस्तार से चर्चा। इस विषय पे बात करने के लिए 2 खास मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डीके दुबे जी, जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं, इसके अलावा एडवोकेट हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। साथ ही साथ दूसरे खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं संजय चड्ढा साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। आप दोनों का स्वागत है। आप दोनों से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले किस प्रकार से इस बिल को लोकसभा से आज मंजूरी मिली है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में इस पूरे कानून पे हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि पहले आतंकवाद के प्रति कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं थे, लेकिन नए कानूनों के माध्यम से प्रावधान को लेकर आया गया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जगह पे आतंकवादी कृत्य होने के बाद यूएपीए लगाते नहीं है, और सीआरपीसी में आज तक आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी और बचकर निकल जाते थे। उनके बचने के सारे रास्ते इस कानून के माध्यम से हमने बंद कर दिए। वहीं मॉब लिंचिंग पर भी नए कानूनों में प्रावधान का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि अब इस प्रकार का कृत्य करने वाले बच नहीं पाएंगे। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। गृह मंत्री ने कहा कि नए कानूनों का मकसद व्यक्ति को न्याय दिलाना है, ना कि सिर्फ दंडित करना। ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। 2 खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए, उनका हम परिचय आपसे करा चुके हैं। डीके दुबे जी, इसके अलावा संजय चड्ढा जी हमारे साथ में बने हुए। डीके दुबे जी, समझना इस बात को ज़रूरी है कि आखिर इस प्रकार के नए कानूनों को लाना क्यों ज़रूरी था, क्यों इस प्रकार के बदलाव की वकालत लंबे समय से की जा रही थी, उसकी मुख्य आधार क्या था? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को बेसिकली आनंद जी समझना चाहिए, और बेसिकली ये है कि 100 साल पहले या 150 साल पहले, 150 साल पहले कोई कानून आया क्यों था? उस समय भारत के लोगों को दंडित करने के लिए कानून लाए गए थे, और उसका उद्देश्य था भारत में जो शासन कर रहे थे तो शासन प्रणाली को स्ट्रांग करना और भारतीयों को गुलाम बनाना। और वो चलता रहा। आज़ादी के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आए जिसमें बहुत सारे सेक्शंस तीनों संहिताओं के इररिलेवेंट घोषित कर दिए गए। बहुत सारे कानून ऐसे हुए जो आईपीसी में नहीं थे, लेकिन नए नए तरह के अपराध गढ़े जाने लगे तो उनके लिए कानून बनाया जाने लगा, जैसे यूएपीए बना हुआ है।
तो आतंकवाद को लेकर देशद्रोह का एक कानून था जिसका यूज मिसयूज हम सब जानते हैं कैसे हुआ। तो इन परिस्थितियों को डील कैसे करें, अब उसका तरीका यह है कि जो लोग अपोजिशन कह रहा है कि साहब उसमें संशोधन ले आते और संशोधन के माध्यम से कर सकते थे, लेकिन इतने संशोधन की सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट हैं, हाई कोर्ट के तमाम जजमेंट हैं, उनमें तमाम तरह के कानूनों को या तो उन्होंने दूसरे तरह से इंटरप्रेट किया है या उनकी परिस्थितियों को बदलकर इंटरप्रेट किया है, और उसमें बहुत सारे कानून बन गए। अब हम जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उन कानूनों के साथ, मतलब आईपीसी हम रखते हैं, उसके साथ एक और कानून रखते हैं जो स्पेशल लॉ है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगते हैं, फिर हम हाई कोर्ट के जजमेंट रखते हैं। तो इतने सारे रिसर्च वर्क हो जाते हैं कि साहब कोई व्यक्ति न्याय पाए या फिर रिसर्च करता रहे। तो अच्छा ये है कि तमाम अमेंडमेंट लाने की बजाय एक नई सत्ता लाई जाए जो आज के आधुनिक भारत की आवश्यकताओं को और जो इस समय की परिस्थिति उसको पूरा करे। तो इसलिए संहिताओं की आवश्यकता पड़ी, और मुझे लगता है कि वो आज की परिस्थितियों जो नए अपराध साइबर क्राइम है, तमाम तरह के देशद्रोह के, उन सबको वो डील करने में सक्षम है। जी संजय जी, आप जी मैं आता हूं DK दुबे जी आपके पास। संजय जी, आपको लगता है कि जो बात गृह मंत्री ने अपने जवाब में कही कि दंड देना ही मकसद नहीं बल्कि न्याय हो, इस सोच के साथ, इस व्यवहार के साथ आगे बढ़ने की, इस कानूनी ज़मीनी ज़रूरत को पूरा करने के लिहाज से आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है ये वक्त की ज़रूरत था, इसको किया जाना अति आवश्यक है? देखिए, जहां तक पिछला जो कानून जो अभी भी चल रहे हैं, आज भी जो है विद्यमान हम लोगों के समक्ष, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, उन तीनों में बार बार ये बात उठती है और कई जगह पे हम सुनते हैं लोगों से कि ये कानून जो है, इनका उद्देश्य जो है वो पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, पुलिस राज की बात करते हैं। और जैसा कि आपने भी कहा कि न्याय मिलना होना चाहिए उद्देश्य, बल्कि ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति को हमको दंडित करना है। जी, अब इन्हीं चीजों को देखते हुए एक बहुत सघन काम किया गया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में उठा के इन कानूनों को बना दिया गया। मुझे याद पड़ता है इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजेस की मदद ली। हमने इसमें तकरीबन 25 राज्यों में यूटी और राज्य संभवतः दोनों शामिल हैं, 25 राज्यों से उनकी ओपिनियन ली। इसके अलावा हमने जो यूनिवर्सिटीज में एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, जो लॉ पे काम कर रहे हैं, उनकी ओपिनियन ली। मोर देन 158 मीटिंग्स हुई हैं, 158 मीटिंग्स हुई, और उसके बाद ही इसको अमली जामा पहनाया गया। आपको याद होगा सितंबर में पहली बार लोकसभा में यही तीनों बिलों को पेश किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ सजेशन आए, उनको एडॉप्ट करते हुए पुनः इसको दोबारा से रखा गया। और मुझे लगता है कि ये एक, जिसे कहते हैं ना, गुलामी की जो मानसिकता है, उससे हमें बचा रही है, जैसे आपने कार्यक्रम में टाइटल में भी कहा, और उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। जी बिल्कुल, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। हम एक रिपोर्ट भी देखते हैं कि जो इस बात को बताती है कि इन नए तीनों कानूनों, विधेयकों में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो आज के समय के मुताबिक बदलाव लाए गए। क्या कुछ प्रमुख प्रावधान है इस पूरे 3 कानूनों में? आइए उस पर नजर डालते हैं और देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। सरकार आपराधिक कानूनों और इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव कर रही है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया गया है। अगर बात करें इन 3 विधेयकों की मुख्य विशेषताओं की, तो 1860 के भारतीय दंड संहिता की जगह लाए गए भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की संख्या कम हुई है। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, जबकि न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। भारतीय न्याय संहिता से लाए जा रहे बड़े बदलावों की बात करें तो इसमें आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराधों को जोड़ा गया है और इनमें मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। इससे पहले आतंकवाद को यूएपीए और संगठित अपराधों को मकोका जैसे विशेष कानूनों के जरिए दंडित किया जाता था। आतंकवाद को परिभाषित करते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना,
या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आतंकवाद माना गया है। इसके लिए मौत या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध जैसे अपराधों को संगठित अपराध के दायरे में शामिल किया गया है। संगठित अपराध के मामलों में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामले में पीड़ित को बालिग बनने के लिए उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 साल किया गया है। व्यभिचार को अपराध घोषित करने वाली आईपीसी की धारा 497 को भारतीय संहिता में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि आईपीसी की धारा 498 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 में बरकरार रखा गया है, जो एक पुरुष को दूसरे पुरुष की पत्नी को लुभाने के लिए दंडित करता है। बीएनएस में राजद्रोह कानून को हटाया गया है। इसकी जगह कूट, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इसकी कोशिश करने, भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा बिक्री के लिए खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट, मिलावटी दवाइयों और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे अपराधों को भी भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। छोटे अपराधों जैसे नशे में हंगामा, 5,000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1,000 रुपए जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। इस तरह सीआरपीसी में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं और नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होंगी। अगर बात करें बिल की मुख्य बातों की, तो अब नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस जारी के रखरखाव से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण होगा। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सकों को 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला देना। फैसला सुनाए जाने के 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। मृत्युदंड की सजा को अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, जिसके बाद मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान जब्त किए गए वाहन के निपटान को सक्षम करने के लिए अदालत में एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी। ये तीनों बिल 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे, जिसके बाद तीनों विधेयकों को विस्तृत मूल्यांकन के लिए संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया और समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। जानकारों के मुताबिक इस नए संशोधन से न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि किस प्रकार के प्रमुख प्रावधानों को इन नए कानूनों में शामिल किया गया है, जो कि संसद की मंजूरी के बाद में ज़मीन पे भी उतरेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ लोकसभा से इसको अनुमति मिली है, राज्यसभा से उसके बाद में राष्ट्रपति की अनुमति मिलना अभी बाकी है। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए, डीके दुबे जी, संजय चड्ढा जी। डीके दुबे जी, महत्वपूर्ण चीज़ जिन प्रावधानों के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसमें राजद्रोह और देशद्रोह के बीच के फ़र्क की बात हो या फिर आतंकवाद की परिभाषा को और स्पष्टता देना हो, आपको लगता है कि ये वक्त की ज़रूरत थी? इस पे गोलमोल रवैया भारत जैसा देश अब अपनाने को अफोर्ड नहीं कर सकता था? डीके दुबे जी, आप शायद म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है जी, अभी आई जी। अमरेंद्र जी कि ये जो स्पेशल लॉज हमने बनाकर रखे हैं तमाम तरह के, आप सोचिए कि हमारे पास एक दंड संहिता मतलब आईपीसी के अलावा भी लगभग 1,500 कानून, और उन 1,500 कानूनों में अलग अलग परिभाषाएं पुलिस उस पर लगा देती है कानून, और कानून लगाकर उसको बंद कर देती है। उसके बाद तमाम तरह की व्याख्याएं हम करते रहते हैं। तो जो मूल संहिता है
मतलब क्राइम की, वो मूल संहिता जो क्राइम डिफाइन करती है वो तो इंडियन पीनल कोड ही है। तो हमने जब न्याय संहिता को बनाया है तो उसमें वो मूल परिभाषाएं उसी संहिता में एक में होनी चाहिए जो कि तमाम तरह के स्पेशल लॉ से गवर्न करवाते हैं। इसलिए न्याय सुलभ हो, न्याय सीधा हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो और आम आदमी एक स्थान पर एक संहिता को पढ़कर समझ सके कि आखिर उसके राइट कर्तव्य क्या है और वो कहाँ दोषी है और उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो अलग अलग कानूनों में अलग अलग तरह के प्रावधान दिए हुए थे उनके लिए आवश्यक है कि इस मूल संहिता को हम सुदृढ़ करके रखें और उसके माध्यम से सारी चीजों को आज की परिभाषाओं के अनुसार, अब आज की परिभाषाएं कैसे निकलती हैं, जी जैसे देशद्रोह का केस लगता था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट कर दिया और उसने कहा कि ये चीजें देखी जानी चाहिए, ये नहीं देखी जानी चाहिए, ये रेलिवेंट है, ये इररेलिवेंट है, इनके आधार पर डिसाइड होना चाहिए। और हमारी संहिता कुछ और ही कह रही है, तो फिर वही परिभाषा जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो परिभाषा यहां पर क्यों नहीं होनी चाहिए, उससे न्याय हो। तो नीचे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार परिभाषा उठाई है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन बाकी नहीं रह जाता। अदरवाइज क्या है, हम भारत के कानूनों को लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन कहते हैं, यानी कि वकीलों का स्वर्ग। और वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इतने सारे पिटारे में हमारे पास कानून है कि समझ ही नहीं आता कौन सा लगाया और कौन सा हटाया और कौन से वाले से करें। वकील तो समझ सकता है लेकिन आम आदमी कैसे जाए, और वकील भी जो बहुत लर्निड ना हो, बहुत चीजों में ना घुसा हो, वो कैसे निकले। तो उसके लिए सरलीकरण होना आवश्यक है। मोदी जी ने अभी पिछले साल न्यायाधीशों की में कहा था कि कानूनों का सरलीकरण होना चाहिए, आम आदमी के लिए होना चाहिए और वो कानून इस प्रकार के होने चाहिए कि उसको ज्यादा भटकना ना पड़े। बिल्कुल, और वो शायद एक जमीनी बदलाव भी दिखाई पड़ रहा है। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि इस प्रकार के बदलाव में महिलाओं और बच्चियों के प्रति होने वाले अपराध को लेकर भी बेहद संवेदनशीलता दिखाई पड़ रही है। गृह मंत्री अपनी जवाब में इस बात का जिक्र करते हैं कि जब अंग्रेजों के समय ये कानून बने थे तो सरकार या के प्रति होने वाले अपराध को शुरुआती समय में रखा गया, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को बाद में ले जाया गया, लेकिन मौजूदा समय में व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया। ये दिखाता है कि प्राथमिकताएं क्या हैं। महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों को शुरुआत में रखा गया है। तो आपको लगता है कि इस प्रकार के बदलाव, संवेदनशीलता की भी जरूरत थी जो कि इसमें समाहित किया गया है? बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो जग निहित है कि इन चीजों पे पिछले कई वर्षों से सरकारें काम कर रही हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से, जैसा कि अभी इस लॉ में और कई अन्य लॉ का, देखिए मैं एक बात और राजन जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। लॉ कोई स्टैटिक चीज नहीं होती कि स्थिर रहे, लॉ डायनामिक होता है। लॉ में बदलाव आना बहुत आवश्यक है। अब देख लीजिए, आज से कोई 30 साल पहले अगर हम कहें साइबर लॉस की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अब क्योंकि साइबर लॉ एक अहम पहलू है जीवन का, इसलिए साइबर लॉ की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए ये तमाम जो तथ्य हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए, जैसा कि गृह मंत्री भी कह रहे थे कि डिजिटलाइजेशन हो, अब इतना अहम चीज है। आपको एक केस में कोई गवाही देने के लिए कोर्ट जाना है, मैं उठ के आप जाएं और वहां पे पहुंचे, उसके बाद आप वेट कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से आप अपने घर से, आप कहीं बाहर गए हुए तो बाहर से, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप अमेरिका में बैठे हुए अपने केस में गवाही दे सकते हैं। तो ये इन तमाम चीजों से क्विकन भी होगा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। आज अगर हम एक केस करते हैं, उसका निर्णय आने में अगर सालों साल लग जाते हैं, तो वो सब चीजों को भी संज्ञान में लिया गया। एक बहुत अहम पहलू इसी समय के, जहां तक बात मैंने कही, इस नए एक्ट में टाइम लाइंस को मेंशन किया गया है कि अगर चार्जशीट है तो 90 दिन के बाद एक और एक्सटेंशन 90 दिन का हो सकता है। अगर, अच्छा मैं आपको बताऊं आर्यन जी, क्योंकि हम तो रोज देखते हैं पुराने कानून की जो खामियां, जैसे मैं कहूं, जैसे कि अब एक निर्णय को रिजर्व कर दिया गया। आज ये मैं अपना स्वयं का अनुभव दे रहा हूं, एक साल से निर्णय नहीं हुए। उसके कई कारण है, उस पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब नए कानून में अगर आपका निर्णय रिजर्व कर दिया गया है कि आपका आर्गुमेंट हमने सुन लिया, अब निर्णय आएगा, तो 30 दिन के भीतर जज बाध्य हैं
बिल्कुल, वो एक टाइमलाइन भी कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को न्याय जल्दी मिल सके उस दिशा में आगे बढ़ेगा। डी के दुबे जी, क्योंकि मॉब लिंचिंग को लेकर भी एक बड़ी राजनीतिक बहस देश में रही है, उस प्रकार की दिक्कतों को लेकर भी नए कानूनों में प्रावधान की बात है। सामुदायिक सजा को भी शामिल किया गया, छोटे मोटे अपराधों में कोई व्यक्ति अगर पाया जाता है तो इस प्रकार की सजा का प्रावधान भी किया गया। आपको लगता है कि ये भी एक प्रगतिशील समाज के तरीके से देखा जाए तो कह सकते हैं कि हम बढ़ती हुई व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जब जिस समय आईपीसी बनी थी उस समय इस प्रकार के एक्ट थे ही नहीं। उस समय तो शासन के विरुद्ध था, मतलब जो 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 अंग्रेज गुलाम हमको बनाए हुए थे, तो हमको कंट्रोल करने के लिए आईपीसी बनी थी। आज समाज के बीच में इस तरह की चीजें चल रही हैं, और चल रही हैं का मतलब है कि लोग ग्रुप बनाकर, समुदाय बनाकर दूसरे समुदाय के ऊपर हमले कर रहे हैं। और वो उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तब ये समस्याएं भारत में थी। पाकिस्तान के निर्माण के बाद फिर वो थोड़ा सा हमको रिलैक्स मिल गया था, लेकिन आज फिर उसी प्रकार की समस्याएं भारत में दिखाई देना शुरू हो गई। तो भाई, उनके लिए अगर कानून नहीं होगा, उनको जेल भेजने की व्यवस्था नहीं होगी और स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं होंगे, तो फिर ये मॉब लिंचिंग या सामुदायिक रूप से इकट्ठे होकर किसी को मार देना और फिर ये कहना वो तो मॉब मार गई, वो तो लोग भीड़ में इकट्ठे मार गए, पता ही नहीं है कौन, तो उसको तो एड्रेस करना पड़ेगा ना आपको। और उसको एड्रेस करना इस समय अति आवश्यक है, क्योंकि धरने प्रदर्शन करके इकट्ठे होकर कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा है, उसको उसने घेर लिया और घेर कर मार दिया। अब किसने मारा, कौन मरा, क्या हुआ, वो सब उन्होंने कहा साहब ये तो इसका तो कोई कानून व्यवस्थित नहीं है, और 4-5 लोगों से ज्यादा है तो साहब मॉब है तो मॉब पकड़ा कैसे जाए। तो उसको एड्रेस किया गया है, और जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा आवश्यक था, और सरकार ने उसको करके देश में एक बहुत बड़ी जो समस्या थी उस समस्या को एड्रेस किया है यहाँ पर। जी संजय जी, क्योंकि आर्थिक अपराधों का दायरा भी लगातार हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। आपने डिजिटाइजेशन के लिहाज से बात की, तो बदलती तकनीक को भी ध्यान रखते हुए गृह मंत्री के शब्दों में कहें तो संभावित 100 साल की तकनीकी चुनौतियों से निपटने के प्रावधान भी इसमें लेकर आए गए। आर्थिक अपराधों के लिहाज से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई। आपको लगता है कि उस लिहाज से भी बहुत कुछ इसमें समाहित है, संभव दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है और बहुत बड़ा आयाम था। हम आए दिन ये चर्चा होती थी कि भाई ये पैसे लेके भाग गए और ला नहीं सकते, और उसमें देखिए क्या हुआ, एक 2000 मेरे ख्याल 18 में अलग से एक लॉ पास करना पड़ा, जिसमें कि जो ऐसे जो आर्थिक अपराधी हैं जो बाहर भाग जाते हैं उनको कैसे बुलाया जाए, उनको सम्मान कैसे किया जाए, ईमेल का इनकॉर्पोरेशन। भाई जैसा दुबे जी अभी बिल्कुल राइटली कह रहे थे, कितना पुराने लॉज हैं, उन लॉज को अब उसमें ईमेल तब थी ही नहीं, ईमेल से सर्विस होगी। और अगर वो व्यक्ति नहीं आता है तो क्या होता था, उसका वेट हो रहा है साहब, उसको पहले समाप्त करेंगे, एग्जॉस्ट करेंगे, उसको एक भगोड़ा घोषित करेंगे और उसके बाद उस पर ट्रायल होगा। तो ये तमाम चीजें जो थी सालों साल लग जाते थे, और वो आगे केस ही नहीं बढ़ रहा। तो वो तमाम चीजों भी अब इस प्रकार के नए कानून में उन चीजों पर भी विराम लगेगा, और स्पष्टता के साथ अगर वो व्यक्ति बाहर भी भागा हुआ है तो उस पर यहां पे मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलने से जो उसको सजा होनी वो सजा होगी जी, और उस सजा, और ये बहुत ही एक अच्छी चीज मेरे ख्याल है ऐड हुई है। और जहां तक इस पे एक लॉ भी अभी मेरे ख्याल है 2-3 साल पहले पास हुआ था जी, और वो मैं नाम याद नहीं आ पा रहा है मुझे, उस लॉ में ये तमाम चीजें समावेशित की गई थी। लेकिन बहुत अच्छा है कि अब आईपीसी में ही हमारे ये जो भारतीय न्याय संहिता है उसी में ही इसका प्रोविजन कर दिया जाएगा। तो वृहत रूप से हमको एक ही लॉ से सारी चीजें लेनी होंगी। जैसा दुबे जी बता रहे थे कि तरह तरह के लॉ है, टाडा और टेररिस्ट से डील करने के लिए टाडा बना दिया, ये बना दिया, वो तो अब एक ही जगह पे सारे चीजों को समाहित करने का, चाहे भारतीय न्याय संहिता हो, फिर नागरिक सुरक्षा संहिता हो, या फिर भारतीय साक्ष्य संहिता, इनके माध्यम से देश के आपराधिक व्यवस्थाओं को कैसे निपटा जाए उसकी दिशा में एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डी के दुबे जी आपका भी, संजय चड्ढा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।